हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेस यानी कला संबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस, कला संबद्ध स्रोत या कला संबद्ध प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? कहते हैं कि ऐसे दो प्रकाश स्रोत जो समान आवृत्ति की, सेम फ्रीक्वेंसी की ऐसी लाइट वेव इमिट करें कि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है लाइट वेव के बीच का वो कांस्टेंट रहे। अब कांस्टेंट रहने का मतलब यह है कि वो टाइम के साथ साथ वेरी ना करें। तो ऐसे दो लाइट सोर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी की, ये शर्त है फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ भी सेम होगी। ठीक भाई, v इक्वल टू एल लैम्डा आपने इक्वेशन पढ़ी है। तो लाइट की स्पीड, लाइट की कितनी भी वेव हो चलेगी तो सब एक ही स्पीड से, तो v तो सबके लिए वही हो गया। और अगर फ्रीक्वेंसी n सेम होगी तो लैम्डा भी सेम होगा। तो चाहे आप बोले सेम फ्रीक्वेंसी की या सेम वेवलेंथ की। तो कहते हैं कि ऐसे दो लाइट सोर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी की ऐसी वेव इमिट कर रहे हैं कि उन वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना हुआ है। कांस्टेंट है मतलब वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। मतलब दो लाइट रे मान लीजिए इस पॉइंट पर मिल रही है और इस पॉइंट पर अभी उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो π/2 है। तो अभी से 5 मिनट बाद भी π/2 रहेगा, 10 मिनट बाद भी π/2 रहेगा, फेज डिफरेंस उतना ही रहेगा। ये होगा कि ये वेव जब यहाँ पहुँचेगी तो अभी उसकी फेज जितनी है, कुछ समय बाद इसकी फेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप जानते हैं कि टाइम बदलने के साथ साथ फेज क्या होती है, बदलती है। ठीक, कला जो है वो क्या होती है, बदलती है। ठीक है, फेज को हिंदी में क्या कहते हैं, कला कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी टाइम t1 पर इसकी जो फेज है, t2 पर इसकी फेज कुछ और होगी। ठीक, इसकी जो फेज है टाइम बदलने पर इसकी फेज भी बदल जाएगी, दोनों की फेज बदलेगी। ठीक, लेकिन फेज डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फेज पे डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक, कलांतर जिसे कहते हैं। ठीक है, कि ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे समान आवृत्ति की तरंगे निकले और उन तरंगों के बीच अगर कलांतर समय के साथ साथ बदल नहीं रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्रोत को हम लोग कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। और हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। टू लाइट सोर्स विच प्रोड्यूसेस द लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ऐसे दो प्रकाश स्रोत जो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव इमिट कर रहे हैं और उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है। यानी अगर ये लाइट यहाँ पहुँचती है, किसी टाइम पे इसकी जो फेज है, कुछ समय बाद इसकी फेज चेंज हो जाएगी, लेकिन जितना इसकी फेज में चेंज होगा इसकी फेज में भी अगर उतना ही चेंज हो जाए, मान लो इसकी फेज पाई बढ़ी तो इसकी भी पाई बढ़ जाए, तो दोनों में जो डिफरेंस था वो तो उतना ही बना रहेगा। तो मतलब यहाँ फेज डिफरेंस है कि फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सोर्स हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। अच्छा, टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करेगा, पोजीशन के साथ साथ वेरी कर सकता है। मतलब ये एक सोर्स है और ये एक सोर्स है, इससे चलने वाली रे और इससे चलने वाली ये रे जो दो यहाँ पहुँच रही हैं, ठीक, इनके बीच फेज डिफरेंस जितना है वो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं करेगा, हर टाइम पर उतना ही मिलेगा। और इसी सोर्स से एक रे यहाँ पर पहुँची इस पॉइंट पर और एक रे यहाँ पहुँची इस पॉइंट पर। ठीक, तो इन दोनों रे के बीच भी इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस जितना है वो उतना ही बना रहेगा, लेकिन यहाँ का फेज डिफरेंस और यहाँ का फेज डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इन्हीं दोनों सोर्स से चलने वाली रे जो यहाँ पहुँच रही उनके बीच जो फेज डिफरेंस है, जो यहाँ पहुँच रही उनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा, वो दोनों भी एक ही हो ये जरूरी नहीं है। अलग अलग पॉइंट पर दोनों सोर्स से आने वाली लाइट वेव के बीच फेज डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर फेज डिफरेंस जितना है वो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं कर रहा है अगर, तो ऐसे सोर्स जो है वो कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक, और अगर ये फेज डिफरेंस जिसे हिंदी में कहते हैं कलांतर, अगर कलांतर जो है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है तो इन्हें हम कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। क्लियर है कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लेते हैं। ऐसे दो प्रकाश स्रोत जो समान आवृत्ति की ऐसी तरंगें उत्सर्जित करें जिनके बीच जो कलांतर है वो समय के साथ नियत रहे, तो उसे हम लोग कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ऐसे दो पॉइंट सोर्स
जो सेम फ्रीक्वेंसी की ऐसी लाइट वेव इमिट करते हैं कि उनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, उसे हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो कोहेरेंट सोर्सेस कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं जान गए हम लोग। अब ये जानिए कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होते, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं होते कि भाई एक बल्ब ये जल रहा है और एक बल्ब ये जल रहा है और आप सोचें इनसे निकलने वाली वेव के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक बल्ब अलग है, दूसरा बल्ब अलग है, ये दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। दो इंडिपेंडेंट सोर्स, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं होते। ऐसे प्रकाश स्रोत ही कला संबद्ध हो सकते हैं जिनसे निकलने वाला प्रकाश जो है वो एक ही जनरेटिंग सोर्स से आ रहा हो, एक ही मुख्य स्रोत से क्या हो रहा हो, आ रहा हो। समझ में आई बात? तो दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध इसलिए नहीं होते क्योंकि उनसे निकलने की तरंगों के बीच फेज डिफरेंस लगातार चेंज होता रहता है। ऐसे प्रकाश स्रोत ही कला संबद्ध हो सकते हैं जिनसे निकलने वाली लाइट एक ही जनरेटिंग सोर्स से आ रही हो, एक ही मुख्य स्रोत से आ रही हो। अब ये कोहेरेंट सोर्स जो है वो दोनों रियल भी हो सकते हैं, दोनों वर्चुअल भी हो सकते हैं, दोनों वास्तविक भी हो सकते हैं, दोनों आभासी भी हो सकते हैं, एक वास्तविक एक आभासी भी हो सकता है। आप लोग के कोर्स में यंग का द्विज रेखाचित्र प्रयोग है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें जरा देखें कोहेरेंट सोर्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक कोई लाइट सोर्स है, इसके आगे कोई हम लोग जैसे वाली कोई हमने कार्ड शीट या कोई दफ्ती लगा दी यहाँ पर, और इस S से इक्वल डिस्टेंस पर इसमें दो स्लिट काटे। स्लिट का मतलब ये दफ्ती होगी ऐसे, तो इसमें दो ऐसे लीनियर होल कट कर लेते हैं, रेखी क्षेत्र, इसे हम लोग बोलते हैं रेखा क्षेत्र। अब क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर आपने यहाँ पे दो होल कट किए। अब इस सोर्स S से जो लाइट चलेगी, जब वो यहां पहुंचेगी तो इससे भी लाइट रे इमिट होने लगेगी और इससे भी लाइट रे इमिट होने लगेगी। तो इस प्रकाश स्रोत से चलने की प्रकाश तरंगे जब यहां धरती तक आएंगी तो इस रेखा क्षेत्र से भी प्रकाश निकलेगा, इससे भी निकलेगा। तो इधर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसे इस पॉइंट से लाइट निकलती दिखाई दे रही और इससे लाइट निकलती दिखाई दे रही, तो वो क्या समझेगा कि एक सोर्स ये है लाइट का S1, एक सोर्स ये है S2। लेकिन आप जानते हैं कि इससे और इससे आने वाला प्रकाश आ तो इसी मूल सोर्स से रहा है, आ तो इसी सोर्स से रहा है, जनरेटिंग सोर्स तो एक ही है। तो ये दोनों कैसे होंगे, कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हो जाएंगे, क्योंकि इनसे निकलने वाला प्रकाश एक ही मूल स्रोत से आ रहा है। तो बात समझ में आई आपको जो मैंने अभी बताई थी कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। अब ये और ये दो प्रकाश स्रोत है क्योंकि इनसे प्रकाश निकल रहा है, ठीक, लेकिन ये प्रकाश आ तो इसी सोर्स से रहा है, जनरेटिंग सोर्स तो एक ही है। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसमें दोनों सोर्स कैसे हैं, रियल सोर्स है, क्योंकि दोनों से प्रकाश निकल रहा है, तो ये दोनों रियल सोर्स है। जब आप आगे क्लासों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म। फ्रेस्नेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो प्रिज्मों को बेस टू बेस जोड़कर एक प्रिज्म बनाया, उसे बाई प्रिज्म कहते हैं। बाई माने क्या था, दो, तो दो प्रिज्मों को एक साथ जोड़कर एक प्रिज्म बनाया। उसका अगर मैं यहाँ फिगर बनाऊं तो इनका एक प्रिज्म ये था और एक प्रिज्म ये, दोनों को बेस टू बेस जोड़ दिया। अब यहां पर अगर हम कोई लाइट सोर्स रखते हैं तो प्रिज्म के ऊपर वाले पार्ट पर पड़ने वाली लाइट रे, आप जानते हैं जनरली प्रिज्म में रे बेस की ओर क्या होती है, बेंड होती है, ठीक, सामान्यतः, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी ये डिपेंड करता है मीडियम के और प्रिज्म के, ठीक। लेकिन जनरल बात करें, आपको याद होगा प्रिज्म हम लोगों ने ऐसे बनाया था, तो सामान्यतः तो ऐसे ही होता है, ठीक। तो ये रे बेस की ओर बेंड होती है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रे जो अपर पोर्शन में पड़ती है, अब इस प्रिज्म का बेस ये है, तो ये इसको जाना ऐसे चाहिए था, पर ये बेस की ओर बेंड हो जाती है, ऐसे बाहर आती है, ये भी बेस की ओर बेंड हो जाती है, ऐसे बाहर आती है। अब ये लाइट रे अगर पीछे की ओर बढ़ाई जाए तो ये यहां कट करती है, यानी इधर कोई अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसे ये लाइट रे इस पॉइंट से आती है, क्या होंगी, मालूम पड़ेगी। तो उसको लगेगा इन लाइट का सोर्स कौन है, ये S1 है।
क्लियर है? अच्छा, लोअर पोर्शन पर जो रे पड़ती है ये भी बेस की ओर बेंड होगी, और इस प्रिज्म का बेस कौन है? ये तो ये लाइट रे ऐसे जाती है, ठीक, और अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये इस पॉइंट से आती है, मालूम पड़ती है। तो इधर खड़े ऑब्जर्वर को ये लाइट कोन जो है, ये लाइट कोन जो है, एक लाइट कैसे कोन ऐसा आता दिखाई देगा, ये S1 से, और ये लाइट कोन S2 से आता हुआ मालूम पड़ रहा है। तो ये S1 S2 क्या हो जाएंगे? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है, अच्छा ये दोनों रियल सोर्स नहीं, क्या वास्तव में यहाँ से प्रकाश आ रहा है? नहीं, ये लाइट रे केवल यहाँ से आती हुई मालूम पड़ रही है, हाँ तो यहीं से रही है। तो ये S1 S2 यहाँ पर वर्चुअल सोर्स होगा, वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स, आभासी कला संबद्ध स्रोत, ठीक। लेकिन कला संबद्ध स्रोत तो है, क्योंकि ये लाइट कोन और ये लाइट कोन जो है उसका जनरेटिंग सोर्स तो एक ही है, S1 S2 से आता हुआ मालूम पड़ रहा है, और जनरेटिंग सोर्स तो ऐसे ही ठीक एक ही है। तो यंग डबल स्लिट में दोनों कोहेरेंट सोर्स रियल थे, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में दोनों वर्चुअल है। इससे भी आपको मतलब नहीं है, ये जो मैंने बोल दिया था कि कोहेरेंट सोर्स रियल भी हो सकते हैं और वर्चुअल भी, उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताया, ठीक। तो बात समझनी ये थी कि कोहेरेंट सोर्सेज जो है वो वही हो सकते हैं जिनसे निकलने वाली लाइट किसी एक जनरेटिंग सोर्स से आ रही है। क्लियर है? सबकी समझ में आ गई बात? इसका एक एग्जाम्पल और अगर मैं दिखाऊं आपको, कि जैसे मान लीजिए कोई मिरर है और यहां पर कोई एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, सामने कोई स्क्रीन लगी है, तो इस लाइट सोर्स से बहुत सारी रेज सीधे स्क्रीन की ओर जा रही होगी। ये वो आखिरी रे जो मिरर को टच करते हुए जा रही है, इस रे से ऊपर जितनी रे इससे निकलेंगी वो सब सीधे स्क्रीन पर पहुंच रही हैं, लेकिन जो बिल्कुल एज से टकराएगी यहां से, वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, जो यहां पे टकराएगी वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, जो यहां टकराएगी वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। अगर ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं, यानी स्क्रीन पर देखा जाए तो दो तरह की रे आ रही है, एक डायरेक्ट सोर्स से, दूसरी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर। अगर हम मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली रे को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये रे जो है ये हमें एक सिंगल पॉइंट से आती हुई मालूम पड़ती है। तो इधर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसे मिरर से रिफ्लेक्टेड रे यहां से आती मालूम पड़ रही है। तो इन रे का ये एक वर्चुअल सोर्स हुआ, आभासी स्रोत हुआ। तो इस समय अगर आप देखें तो इस स्क्रीन के लिए लाइट दो अलग अलग सोर्स से आती मालूम पड़ रही नहीं, एक एस से जो रे आ रही है और एक यहाँ से जो आ रही है। लेकिन आपको पता है यहाँ से जो रे आ रही है एक्चुअल में आ तो वो भी यहीं से रही, इसी से रही है, यानी इन दोनों सोर्स का जनरेटिंग सोर्स तो एक ही है। तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या हुए? कोहेरेंट सोर्स हुए। अब इसमें से एक रियल सोर्स है और एक वर्चुअल है। तो देखिए मैंने आपको तीनों तरह की एग्जाम्पल बता दी, YDSE में, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों रियल थे, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में एक रियल और एक वर्चुअल था, और इसमें देखेंगे अगर आप फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में दोनों वर्चुअल थे, ठीक। और ये मिरर वाले में देखेंगे तो एक रियल और एक वर्चुअल। तो क्लियर हो गया आपको कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। सबकी समझ में आ गई बात? चलिए इसको इरेज किया जाए। और अब हम लोग देखते हैं इसमें YDSE, ये सर क्या होता है? YDSE मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, किसको जानते हैं हम लोग जरा? एग्जैक्ट रिजल्ट तो अगर मैं बोर्ड बनाऊंगा तो शायद ना ही आए, ठीक, लेकिन जो प्रोसेस बताऊंगा, ठीक, उस तरह से अगर आप घर में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जब कभी लाइट रे में होने वाली, जब कभी लाइट में होने वाली इंटरफेरेंस के फिनोमेना हम स्क्रीन पर लेते हैं, सामने की स्क्रीन लगा दें जैसे भी लाइट मिरर में दिखाया था,
एक लाइट रे सीधे आ रही थी, एक मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, तो वो दोनों आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं तो इंटरफेरेंस होता है। तो लाइट रे में होने वाले इंटरफेरेंस पैटर्न को अगर हम स्क्रीन पर लें तो स्क्रीन पर हमें कुछ ब्राइट और डार्क बैंड बनते दिखाई देते हैं। ब्राइट, जैसे मान लिया आपने जो लाइट दी वो येलो कलर की है, तो ब्राइट बैंड यानी येलो कलर की कुछ पट्टियाँ होंगी और कुछ काली काली पट्टियाँ होंगी। काली का मतलब जैसे परछाई बनती, छाया बनती, शैडो, उस तरह की पट्टियाँ होंगी। तो इन बैंड्स को हम लोग फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिंज। ब्राइट बैंड जो होते हैं उन्हें ब्राइट फ्रिंज कहा जाता है और डार्क बैंड जो होते हैं उन्हें डार्क फ्रिंज कहा जाता है। तो लाइट रे में होने वाले इंटरफियरेंस के फिनोमेना को अगर हम लोग स्क्रीन पर लेते हैं तो स्क्रीन पर कुछ ब्राइट और डार्क बैंड बनते हैं। इन बैंड्स को हम लोग फ्रिंज कहते हैं। ब्राइट बैंड ब्राइट फ्रिंज कहलाते हैं, ठीक है। चमकीली पट्टियों को डीप फ्रिंज कहते हैं और डार्क बैंड यानी काली पट्टियों को हम लोग अदीप फ्रिंज कहते हैं। तो फ्रिंज ये दो तरह की होती है, डीप फ्रिंज और अदीप फ्रिंज, ठीक। यंग ने अपने प्रयोग में ये फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, तो ये फ्रिंजों का बनना समझाया था। यंग की थ्योरी ये कहती है कि किसी भी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतकण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतकण होना इस बात पर डिपेंड करता है कि ये उस पॉइंट पर सेम फेज में मिलेंगी या अपोजिट फेज में मिलेंगी। अगर लाइट रे उस पॉइंट पर सेम फेज में मिल रही है, समान कला में मिल रही है, समान कला में मिल रही तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और इंटेंसिटी वहां बहुत बढ़ जाएगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतकण होगा। अगर अपोजिट फेज में मिल रही है एक दूसरे से तो फिर ये उस पॉइंट पर एक दूसरे का विरोध कर रही है, तो फिर वहां इंटेंसिटी बहुत घट जाती है। यानी यंग के हिसाब से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का जो रीजन है वो ये है कि वेव सेम फेज में मिली या अपोजिट फेज में मिली। आप लोग जानते हैं कि लाइट रे को हम लोग नेचर में ट्रांसवर्स मानते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे मानते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है अनुप्रस्थ तरंगे स्रंग और गर्त के मिलने से बनती हैं, क्रस्ट और ट्रो से मिलकर बनती हैं। अगर हम एक वेव का ग्राफ बनाए थे ऐसे, तो आप जानते हैं जब पार्टिकल ऊपर की ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जाता है तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्रस्ट यानी स्रंग कहते हैं। जब नीचे की ओर जाता है तो इसे हम लोग गर्त कहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि फेज यानी कला जो है ये किसी कंपन करने वाले कण की स्टेट, उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है कि वो कहाँ है और किस डायरेक्शन में मूव करेगा। कला वो राशि होती है जो कंपन करने वाले कण की स्थिति और गति की दिशा को व्यक्त करती है। फेज ऐसी क्वांटिटी है जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल की पोजीशन और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करती है। तो अगर आप देखें तो ये जो स्रंग पर जितने भी कण हैं इन सब की स्थिति तो एक ही है कि सब ऊपर की ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंडीशन में है। सबकी जैसे मान लीजिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट +5, इसका भी +5, इसका भी +5। अगले क्षण ये आएंगे किधर की ओर, मानी बात ऊपर जा चुके हैं तो अब नीचे आएंगे, तो सबके डायरेक्शन ऑफ मोशन भी अगले क्षण नीचे की ओर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल हैं इन सब की स्थिति और गति दिशा एक जैसी है तो ये सेम फेज में होंगे। ऐसे यहाँ पर जितने पार्टिकल हैं इन सब की भी स्थिति तो एक जैसी है कि भाई ये नीचे की ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंडीशन में, और जब कोई कण नीचे चला जाता है अधिकतम उसके बाद वो किधर जाता है, ऊपर। वाइब्रेशन में तो यही होता है, पार्टिकल ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन में गया फिर नीचे आता है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड जब चले गए तो अब ये किधर जाएंगे, ऊपर की ओर। तो इन सब की स्थितियाँ एक जैसी हैं, सबका डिस्प्लेसमेंट -5 नीचे की ओर और मोशन किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ये सब भी समान कला में है। इस तरह स्रंग पर जितने भी कण होते हैं ये सब समान कला में होते हैं। गर्त पर जितने भी कण होते हैं वो सब समान कला में होते हैं। स्रंग और गर्त माने क्रस्ट और ट्रो, ठीक। तो ये सेम फेज में हैं, ये एक दूसरे की सेम फेज में हैं, लेकिन ये और ये तो एक दूसरे के अपोजिट फेज में है, क्योंकि ये इसका डिस्प्लेसमेंट अगर +5 है तो इसका -5। ये ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, ये नीचे की ओर। इसका मतलब स्रंग और संग, क्रस्ट और क्रस्ट सेम फेज में होते हैं, गर्त और गर्त सेम फेज में होते हैं, लेकिन स्रंग और गर्त एक दूसरे की अपोजिट फेज में होते हैं। क्लियर है? तो अब जरा देखें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। मान लीजिए कि ये S कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक माने एक वर्णित प्रकाश स्रोत। एक वर्णित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिससे केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट निकलती है। और इसके आगे हमने यहां पर ये दो स्लिट S1 और S2 लगा दी, ठीक है।
वैसे तो पहले सोर्स से गुजरने वाली लाइट को एक सिंगल स्लिट से गुजारते हैं, ठीक है, तो सिंगल स्लिट हो गया सोर्स हमारा मेन, उसके आगे डबल स्लिट लगाते हैं, लेकिन अपनी बात समझाने के लिए हमने सीधे यहाँ सोर्स रखा हुआ है। अगर हम लेजर बीम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो हम सिर्फ एक सोर्स से स्लिट पर लाइट डाल सकते हैं। अगर लेजर बीम नहीं है तो फिर हम यहाँ पर पहले इसको एक सिंगल स्लिट से पास करते हैं और फिर इससे निकलने वाली लाइट इन दोनों पर गिरती है। उस केस में हम मानते हैं ये सोर्स है जनरेटिंग और ये दोनों आगे जो है सोर्स बनते हैं, कोरेंट सोर्स। अब इससे निकलने वाली लाइट जो है वो आगे बढ़ेगी, ठीक। अभी हाइगेन्स प्रिंसिपल तो पढ़ा नहीं, तो वेव फ्रंट आप जानते नहीं, ठीक है, तो उसकी बात भी नहीं करूंगा, ठीक है। जब हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तो इसको थोड़ा सा स्पेरिकल वेव फ्रंट वगैरह से समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये वेव आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो आपने एक ऐसे मान लीजिए चाप ऐसे लगाया, मान लीजिए ये ब्लैक से जो चाप हम लगा रहे हैं आर्क, ठीक है, ये सुरंग यानी क्रस्ट को डिनोट करता है। तो वेव जो होंगी वो क्रस्ट और ट्रो के रूप में आगे बढ़ेंगी, ठीक। ये रेड वाला ट्रो यानी गर्त है, ठीक। तो सुरंग और गर्त क्रम से जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो ये लाइट वेव ऐसे आगे बढ़ेंगी और जब इस स्लिट तक पहुंचेंगी तो इससे भी लाइट वेव जो है वो क्या होंगी, निकलने लगेगी, ठीक। अब यहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि S1 से आप कोई आर्क जितनी रेडियस का लगाएंगे, S2 से भी आप वो आर्क उतनी रेडियस का लगाएंगे, ठीक। तो आप घर में आप जो है एक निश्चित रेडियस लेकर यहाँ पर आपने मान लीजिए दिखाया, अब ये आपने यहाँ मान लीजिए गर्त दिखाया, ठीक है। रेड कलर जो है वो ट्रो को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो इसको भी सेंटर मानकर हम उतनी ही रेडियस का एक आर्क लगा दें। अब मेरे में क्या हो, रेडियस 19-20 हो जाती है तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता, आप घर में इसको बनाइए, ठीक। फिर गर्त, उसके बाद सुरंग, ठीक, यहां भी उतनी रेडियस का लगा दिया हमने। अब देख रहे हैं अलग अलग रेडियस हो जाती है बनाने में, ठीक। फिर सुरंग, सेम रेडियस के आपको आर्क यहां पर लगाते चले जाने हैं। अब अगर आप देखें तो ये आर्क एक दूसरे को जगह जगह पर कट कर रहे हैं। कट करने का मतलब इससे निकलने वाली वेव और इससे निकलने वाली वेव आपस में मिल नहीं तो क्या होगा, इंटरफियरेंस होगा। चलिए इतने में ही थोड़ा समझा देता हूं। अब मानिए सामने यहां कहीं स्क्रीन एक लगी हुई है। जब आप एक आर्क जितनी रेडियस का इधर लगाया उतनी रेडियस का इधर लगाएंगे एग्जैक्ट, तो आपको देखिए किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। आप जानते हैं कि सुरंग और सुरंग समान कला में होते हैं, क्रस्ट और क्रस्ट सेम फेज में होते हैं, ठीक। तो जहां पर ब्लैक आर्क को काट रहा है, यदि सुरंग और सुरंग मिल रहे हैं, समान कला होगी, अवयन के हिसाब से समान कला सेम फेज है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जहां पर रेड और रेड मिल रहे हैं तो गर्त और गर्त भी क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, ठीक। तो वहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन जहां ब्लैक आर्क रेड आर्क को काटेगा तो एक का सुरंग दूसरे के गर्त से मिल रहा है, क्रस्ट और ट्रॉ मिल रहे हैं जो कि अपोजिट फेज में होते हैं, तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी बहुत घट जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जरा। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रेड आर्क को कट कर रहा है, ठीक। अब ये रेड आर्क को कट कर रहा है, यानी गर्त और गर्त मिल रहे हैं। एक जैसे चाप काटे तो संपोषी व्यतिकरण, अलग तरह के चाप काटे तो विनाशी व्यतिकरण, ठीक। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसको मैंने ऐसे रेड डॉट लगा दी, ठीक है। यहां पे देखिए ब्लैक को कट कर रहा है, यानी सुरंग और सुरंग मिल रहे हैं, ठीक है। यहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ब्लैक रेड डॉट लगा दी मैंने यहां पर, ठीक है। इसके बाद देखें अगर आप यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ब्लैक और रेड एक दूसरे कट कर रहे हैं, यानी एक का सुरंग दूसरे के गर्त से मिल रहा है, क्रस्ट और ट्रो मिल रहे हैं, ठीक है। तो विनाशी व्यतिकरण होगा। ब्लैक, यहाँ पे देखिए रेड और ब्लैक मिल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होगी या जीरो भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए अपोजिट तरह के हैं,
ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहां पर तो ब्लैक ब्लैक से मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रेड रेड से मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्लैक ब्लैक से मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर देखिए आप रेड और ब्लैक मिल रहे हैं डिस्ट्रक्टिव, रेड और ब्लैक मिल रहे हैं डिस्ट्रक्टिव। रेड ब्लैक माने क्रस्ट और ट्राउस, श्रृंग और गट मिल रहे हैं, तो श्रृंग और गट एक दूसरे की विपरीत कला में होते हैं। तो जब आप ऐसे पूरा बना लेंगे तो आप पाएंगे कि सभी ब्राइट पॉइंट एक सीध में आ रहे हैं। देखिए सारे ऐसे और चार्ट खींचेंगे, ठीक है, तो ये रेड रेड ऐसे आगे, यहाँ भी रेड आएगा, यहाँ भी रेड आएगा। अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो बिल्कुल सीध में आएंगे, ठीक है। ऐसे ये ब्लैक वाले जितने होंगे ये भी बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन पर आएंगे ऐसे। फिर ये रेड वाले बिल्कुल एक सीध में आएंगे, फिर ये ब्लैक वाले बिल्कुल एक सीध में आएंगे। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ काफी अधिक लाइट है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ काफी अधिक लाइट है, यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो अगर जब यहाँ पे लाइट काफी ज्यादा है, इसके आगे इस पॉइंट पर ज्यादा है, इसके आगे इस पॉइंट पर ज्यादा है, तो उसके ठीक सामने यहाँ स्क्रीन पर भी तो काफी अधिक लाइट पड़ रही होगी। तो स्क्रीन के इस भाग में काफी अधिक लाइट पड़ रही होगी, तो स्क्रीन का ये भाग इल्यूमिनेट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ डार्कनेस है, अगर सोचिए यहाँ डार्कनेस है, यहाँ डार्कनेस है, यहाँ डार्कनेस है, यहाँ डार्कनेस है, तो एकदम यहाँ कहाँ से लाइट आ जाएगी? इस पॉइंट के सीध में, ये सभी डार्क पॉइंट के सीध में यहाँ स्क्रीन पर भी तो डार्कनेस रहेगी। बोलिए रहेगी कि नहीं रहेगी? यानी यहाँ पर लाइट या तो बहुत कम पहुँच रही होगी या नहीं पहुँच रही होगी, ठीक। अगर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो नहीं पहुँच रही होगी, ठीक। तो यहाँ पर तो लाइट पहुँच रही है, यहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस रहेगी। तो ये आपका ब्राइट बैंड हो जाएगा और ये डार्क बैंड हो जाएगा। फिर देखिए सभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट सीध में हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पर आपका यहाँ बहुत अधिक लाइट है, यहाँ बहुत अधिक लाइट है, यहाँ बहुत अधिक लाइट है, तो यहाँ भी बहुत अधिक लाइट होगी, तो ब्राइट बैंड बन गया। फिर यहाँ डार्कनेस, यहाँ डार्कनेस, यहाँ डार्कनेस, तो स्क्रीन पर भी सीध में क्या होगी? डार्कनेस ही होगी, ठीक। तो ये इस तरीके से आपको अल्टरनेट स्क्रीन पर आपको ब्राइट डार्क ऐसे बैंड बनते दिखाई देते हैं। तो जो स्क्रीन होगी उस पर आपको जैसे ये ब्राइट है तो ये डार्क हो जाएगा, फिर ये ब्राइट है तो ये डार्क बैंड, ऐसे आपको बैंड बनते दिखाई देंगे स्क्रीन पर। ये जो बैंड बनते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। जो चमकीली पट्टियां हैं रंगीन, इन्हें हम लोग डीप फ्रिंज कहते हैं, ब्राइट बैंड। जो काली पट्टियां हैं इन्हें हम लोग अदीप बैंड कहते हैं। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैंने आपको समझाया कि फ्रिंजें कैसे फॉर्म होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रिंजें कैसे फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब इसके बाद इस चैप्टर में जो भी है वो थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो बैंड बनते हैं यानी जिन्हें हम फ्रिंज कहते हैं, इन फ्रिंज की विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। ब्राइट बैंड की फ्रिंज, जो ब्राइट फ्रिंज है उनकी विड्थ कितनी होती है, डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है। हालांकि दोनों फ्रिंज की विड्थ एक ही होती है, लेकिन अभी हम ये मान रहे हैं कि दोनों हमें निकालनी, फिर निकालेंगे तो वो सेम आ जाएगी, ठीक। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकालना है और भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक। तो ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसमें 2-3 चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक। ये आर्टिकल आप बुक से एक बार पढ़ लेंगे, जिनके पास मेरे नोट्स होंगे तो उसमें नोट्स में ये नहीं दिया गया, इसको आपको एक बार बुक से अपनी पढ़ना होगा, ठीक। नोट्स में ये नहीं दिया गया है, ठीक। पूछा भी नहीं जाता, एक बार पढ़ लीजिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फ्रिंज विड्थ वगैरह पूछी जाती है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और बुक से आपको इसको पढ़ना है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तो बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। बड़ा आर्टिकल है थोड़ा, ठीक। तो आज हम लोग अब क्या पढ़ते हैं, तो कल मैंने आपको कुछ फार्मूले प्रूव कराए थे, आज उन पर बेस कुछ बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है आपसे कि
दो वेव हैं और दोनों वेव जो है वो सेम एम्पलीट्यूड की है, या बल्कि मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि एक वेव का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड 3a है। तो दो वेव जिनके एम्पलीट्यूड ए और 3a है, ये इंटरफियरेंस करती हैं और मीडियम के किसी पॉइंट पर इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो π/3 है। आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा। टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग एम्पलीट्यूड a and 3a इंटरफियर, ठीक, एट ए पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज π/3, फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो उस पॉइंट पर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं जरा कैसे करेंगे। ये बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक। और एक नंबर में कभी कभी पूछ देते हैं इस तरह के सवाल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको पढ़ाया गया था कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है जब इंटरफेरेंस होता है। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैपिटल A इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। पहली वेव का एम्पलीट्यूड A है तो A स्क्वायर, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड 3 है तो 3a का जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, 2a इंटू 3a और cos π/3, ठीक। ये आपका आ जाएगा यहां से 9a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर के 10a स्क्वायर प्लस, अब अगर आप देखें तो cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3a इंटू ए क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर आ गया, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13a स्क्वायर, ठीक। तो 13a स्क्वायर, तो यहां से कैपिटल ए आपको आ जाएगा a√13। तो ये आपका आंसर हो गया कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो a√13 होगा इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर उनके बीच का फेज डिफरेंस π/3। क्लियर है? बिल्कुल सरल सवाल था ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में इसी फार्मूले में भी से एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो वेव है जो सेम एम्पलीट्यूड वाली है, सेम एम्पलीट्यूड वाली दो वेव इंटरफियरेंस करती हैं और मीडियम के किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी इन्हीं दोनों के बराबर है, यानी जो पहली वेव का एम्पलीट्यूड वही दूसरे का और वही रिजल्टेंट का। तो क्या बताइए इस पॉइंट पर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। देखिए कैसे करेंगे, यानी क्वेश्चन के हिसाब से अगर चले तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड तीनों आपस में बराबर है। सेम वेव वाली सेम एम्पलीट्यूड वाली दो वेव इंटरफेरेंस करती हैं मीडियम में किसी पॉइंट पर, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी इन्हीं के बराबर है। आपको बताना है इस पॉइंट पर इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है। तो चलिए लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल फॉर्मूला हमने लिखा a इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। अब क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर ये कंडीशन है कि दोनों वेव के एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड एक ही है, तो यहां हम सबकी जगह A1 या सबकी जगह A2 या सबकी जगह कैपिटल A लिख सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर है। तो चलिए हमने इसमें सबकी जगह कैपिटल A लिख देना है। A1 की जगह भी हमने कैपिटल A लिखा और A2 की जगह भी कैपिटल A लिखा है। अब यहाँ a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos phi। अभी पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर लीजिए तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर से रूट हटेगा और a स्क्वायर होकर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos phi, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस cos phi, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर डिवाइड करेंगे 1/2 इक्वल टू 1 प्लस cos phi, 1/2 इक्वल टू 1 प्लस cos phi। यहां से cos phi इक्वल टू -1/2,
और -1/2 कॉस में 120 की वैल्यू होती है, तो ये आ गया cos phi इक्वल टू cos 120 डिग्री। इसका मतलब ये है कि phi इक्वल टू 120 डिग्री। रेडियन में अगर इसको बदलना चाहें, ठीक, तो आप जानते हैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री है या 2 पाई/3 है। दोनों तरंगों के बीच का कलांतर जो है वो 120 डिग्री है या 2 पाई/3, रेडियन में बोलेंगे तो रेडियन है। समझ में आ गई बात सबको? तो ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वेव हैं जिनकी इंटेंसिटी जो है, दो वेव की इंटेंसिटी I और 4I है। दो वेव है जिनकी इंटेंसिटी I और 4I है। ये दोनों वेव इंटरफेरेंस करती हैं। अब इंटरफेरेंस कर रहे इसका सेम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। और मीडियम के किसी पॉइंट पर जब ये पहुंचती हैं तो वहां पर इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस चलिए इस बार कर लेते हैं पार्ट डिफरेंस। इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है ये λ/2 है। पार्ट डिफरेंस λ/2 है, तो आपसे कहा जा रहा है बताइए वहां पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी। फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी निकालना है। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो फेज डिफरेंस के टर्म में है कि जब दो वेव इंटरफेरेंस करती हैं तो किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos phi, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकालने का। I1 I2 तो पता है, ये पता करना है कि इस पॉइंट पर इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। पता क्या है? पार्ट डिफरेंस। तो अगर आपको पार्ट डिफरेंस पता है तो आप फेज डिफरेंस तो निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला बताया था फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। इसके पहले वाला वीडियो आपने इंटरफेरेंस ऑफ वेव देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसको देखिए, ठीक। तो वहाँ पर फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन बताया गया था। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा और पार्ट डिफरेंस कितना है λ/2, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाई इक्वल टू आ गया पाई। तो ये पता लग गया कि इस पॉइंट पर अगर इनके बीच का पार्ट डिफरेंस λ/2 है तो इसका मतलब दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है, पथांतर, पार्ट डिफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पथांतर। अगर पथांतर λ/2 है तो कलांतर पाई है। फेज डिफरेंस यानी कलांतर निकाल लिया। तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें I1 I2 और फाई की वैल्यू रख देनी है बस, फिर और कुछ इसमें रह नहीं जाता। कर लेंगे आप इसको? चलिए चेक कर देता हूँ। सरल सी कैलकुलेशन है तो कर देता हूँ, कठिन होती तो छोड़ देता। ठीक, चलिए देखते हैं। I इक्वल टू I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू 4I प्लस 2 रूट I इंटू 4I और cos पाई। ठीक, चलिए इसको हम लोग I डैश कर लेते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी में यहाँ I डैश, क्योंकि हम लोगों ने दोनों वेव की इंटेंसिटी में I आ रहा है तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी I डैश से कर लेते हैं, या IR कर लो। R मतलब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, तो IR
आई और 4i मिलकर के ये 5i हो गया। cos पाई की वैल्यू -1 होती है तो माइनस साइन आगे आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4i स्क्वायर, तो 4i स्क्वायर का रूट हो जाएगा 2i। 5i - 4i तो IR इक्वल टू आ गया i। तो पहली वेव की इंटेंसिटी आई थी, दूसरे की 2i थी। ये जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी i होगी। क्लियर है सवाल? नोट कर लीजिए इसको भी, इसका भी आप अपना स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन हमारा, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वेव इंटरफेरेंस कर रही हैं और इनकी इंटेंसिटी का जो रेशियो है, दोनों वेव की इंटेंसिटी का रेशियो 25/16 का है। तो कह रहा है कि दो वेव जो इंटरफेरेंस कर रही हैं इनकी इंटेंसिटी में रेशियो 25 और 16 का है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। हमें इनके आयामों का अनुपात निकालना है। यानी ये दिया गया है और पूछा क्या जा रहा है, इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। और जब ये इंटरफेरेंस कर रही हैं, ठीक, तो जिस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और जिस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उन पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा। तो आप जानते हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां मिनिमम होती है। हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो दो चीजें निकालनी, चलिए जुट जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल है, आप जानते हैं किसी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मैंने इंटरफेरेंस में आपको बताया आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। तो इससे अपने आप फॉर्मूला बन जाता है कि I1/I2 इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर। I1/I2 दिया गया है 25/16, A1/A2 का होल स्क्वायर। तो यहां से A1/A2 आ जाएगा 5/4। क्लियर है? तो ये आपका पहला आंसर हो गया। इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया था, एम्पलीट्यूड में रेशियो पूछा जा रहा था। एम्पलीट्यूड में रेशियो 5 और 4 का होगा। अब आगे है कि अगर ये वेव इंटरफियरेंस करती हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। एम्पलीट्यूड निकाल लिया है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग दो जानते हैं, एक एम्पलीट्यूड के टर्म में KA1 + A2 का होल स्क्वायर, और एक इंटेंसिटी के टर्म में √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। कोई भी ले लीजिए, सवाल आपका लग जाएगा। तो हमने यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिया KA1 + A2 का होल स्क्वायर। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है, KA1 + A2 का होल स्क्वायर। नोट किया हम लोगों ने? ठीक। मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KA1 - A2 का होल स्क्वायर, और हमें इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है कि जहां कंस्ट्रक्टिव और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर इंटेंसिटीज का रेशियो कितना होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। K से K कैंसिल हो जाएगा, I मैक्सिमम/I मिनिमम इक्वल टू A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। बाकी आप जानते हैं कि अगर रेशियो हमें हटाना हो तो हमें कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं। तो अगर A1 A2 में 5 और 4 का रेशियो है तो हम A1 को 5A और A2 को 4A मान सकते हैं। ये तो जानते ही हैं आप। ठीक। तो चलिए A1 की जगह लिख दिया हमने 5A, रेशियो हटाने के लिए कांस्टेंट A से मल्टीप्लाई, यहां लिख दिया 4A इसका होल स्क्वायर, 5A - 4A का होल स्क्वायर, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम
9 a का स्क्वायर हो जाएगा 81 a स्क्वायर, 5 a में से 4 a जाएगा तो a स्क्वायर बचा, कैंसिल हो गया। और ये हमारा आंसर है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी में 81 और 1 का रेशियो होगा। तो दो वेव जिनकी इंटेंसिटी में 25 और 16 का रेशियो था, हमें उनकी एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना था, और जब ये इंटरफेरेंस करती हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना था। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट। तो ये आज मैंने आपको इसमें 4 सरल से न्यूमेरिकल बताए, इसमें कुछ बहुत खास नहीं था। लेकिन आप क्या करेंगे कि एक न्यूमेरिकल की कॉपी बनाइए और ये जो 4 न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं इनको आप लगा लीजिए। जनरली हर लेक्चर के बाद उस टॉपिक पे बेस 3-4 हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, तो उनको उसी रजिस्टर में एक साथ कर लीजिए। तो जब ये चैप्टर खत्म होगा तब तक आपको काफ़ी लगभग 15-16 सवाल लगा चुके होंगे, जिससे आप इस चैप्टर के एग्जाम्पल मान सकते हैं। फिर आप एक बार फिर से देखिए सारे, और उसके बाद अपने बुक के टेक्स्ट बुक के सवाल लगाएंगे आप। तो जो टॉपिक के साथ साथ मैं न्यूमेरिकल आपको बताता जाता हूँ उनको एक रजिस्टर में आप लगाते रहिए। जब चैप्टर खत्म होगा तो आपके पास ऐसे ही 15-16 क्वेश्चंस इकट्ठा हो जाएंगे जो आपको आते हैं। फिर हो सकता है मैं एक अलग से न्यूमेरिकल का वीडियो बना दूँ, ठीक। तो सारे न्यूमेरिकल जब आप जो मैंने बताया वो लगा लिए, उसके बाद फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक के सवाल में जाइए। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपसे अपने आप ही निकल आएंगे, और अगर आपसे कुछ नहीं निकलते हैं तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसमें डेरिवेशन लोग पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ का, लीनियर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला और एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला देखें, और यानी रेखी चौड़ाई और कोणी चौड़ाई के सूत्र, और उसके बाद उन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे। तो अभी आप इतना तैयार करिए, पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, ठीक, और अपने घर में अपने बड़ों का ख्याल रखिए। थैंक यू।